आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। उन्नीस अप्रैल हफ्ते का पहला दिन सोमवार है। आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिन भर और मेरा नाम है कुलदीप मिश्र। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को एक इंजेक्शन और ऑक्सीजन की जरूरत है। दिल्ली में एक हफ्ते के लॉकडाउन की वापसी हो गई है। वहां के हालात और वहां के बहाने देश के हालात की बात करेंगे। दिल्ली में लॉकडाउन हो रहा है, पर जहां दिल्ली से भी खराब हालात हैं वहां आयोजन क्यों हो रहा है? कोरोना से बदहाल टॉप 10 प्रदेशों में क्या एहतियात नहीं बरते जा रहे, इसकी बात करेंगे। और पॉजिटिविटी रेट के पैमानों पर दूसरी लहर और पहली लहर में क्या अंतर है, आज इसकी बात भी होगी। इससे वो पता चल सकता है जो टेस्टिंग किट्स की कमी की वजह से सामने नहीं आ रहा। और आखिर में बात करेंगे कि रेमडेसिविर पर सरकारी पक्ष क्या है। सरकार ने इस इंजेक्शन का प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया है, पर सरकार क्यों चाहती है कि इस इकलौती दवाई के पीछे ना भागा जाए? ये दवाई नहीं तो फिर कौन सी दवाई, विकल्प क्या है, इस पर भी बात होगी। लेकिन पहले हेडलाइंस प्रतीक वाघमारे से। भारत सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम के दायरे को बढ़ाने का फैसला लिया है। अब 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी भारतीय कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया गया है, जो आज रात 10 बजे से अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने जिला अदालतों को निर्देश दिया है कि अब से सिर्फ उन्हीं मामलों की सुनवाई वर्चुअल मोड में की जाए जो जरूरी या बेहद जरूरी हो। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के लॉकडाउन के फैसले को लागू करने से इनकार कर दिया है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कोविड प्रभावित 5 शहर प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में अगले 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी भारत यात्रा को टाल दिया है। जॉनसन 25 अप्रैल को भारत आने वाले थे। पाकिस्तान में पुलिस और कट्टरपंथियों के बीच हो रहे हिंसक प्रदर्शनों में कल तक 4 पुलिस कर्मियों की मौत हो चुकी है, जबकि 600 से अधिक घायल हैं। कट्टरपंथी पार्टी तहरीक लबैक ने भी अपने कुछ कार्यकर्ताओं के मारे जाने का दावा किया है। फर्टिलाइजर का उत्पादन और बिक्री करने वाली सहकारी समिति इफ्को ने ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए गुजरात के कलोल स्थित अपने कारखाने में 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की उत्पादन क्षमता वाला एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला किया है, जिसे वो अस्पतालों को मुफ्त में देगा। और आईपीएल 2021 का 12वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच शाम 7:30 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। आज तक रेडियो पर यह दिन भर है और मेरा नाम है कुलदीप मिश्र। इससे भयावह क्या होगा कि सोने से पहले जो आखिरी आवाज सुनाई पड़े वो एम्बुलेंस की हो, और सुबह उठने के बाद जो आवाज सुनाई पड़े वो भी एम्बुलेंस की हो। देश की इतनी बड़ी आबादी में अब तक 1% से ज्यादा लोग कोरोना इन्फेक्टेड हो चुके हैं, यानी 1,50,61,000 से ज्यादा। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन फर्म आइनॉक्स से ये कहा कि वो दिल्ली में 140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत बहाल करे। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को इस वक्त ऑक्सीजन की जरूरत है। और पश्चिम बंगाल में रैलियों से फुर्सत पाने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लीडिंग डॉक्टर्स और उसके बाद फार्मा कंपनीज के साथ अहम बैठकें कर रहे हैं। वहां से जो सामने आएगा उस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। पर 2 महत्वपूर्ण बयान आ जाए इस महामारी पर सरकार की ओर से डेजिग्नेटेड बोलने के लिए अधिकृत बॉडीज से जुड़े लोगों की ओर से। पहला बयान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के डायरेक्टर बलराम भार्गव का। उन्होंने कहा कि अगर इस बार लक्षणों को देखें तो सिवियरिटी कम है, यानी कि लक्षण उतने खतरनाक नहीं है जितनी पहली लहर में थे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन पिछली लहर के मुकाबले सांस की तकलीफ ज्यादा लोगों को हो रही है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ रही है। और इस वेव में जो ज्यादा देखा गया वो मैं बताता हूं। 0 से 19 वाले लोग थोड़ी से मार्जिनली ज्यादा थे, जिसे कहा 5.8% वर्सेस 4.2%। और
20 से 40 वाले भी 25.5% वर्सेस 23.7%। तो बहुत मार्जिनल डिफरेंस था। मगर ये एम्फेसाइज करने वाली बात है कि 70% से ज्यादा दोनों वेव्स में 40 की उम्र से ज्यादा थे, एक बात थी। दूसरी बात थी कि ज्यादा प्रतिशत के लोग इस वेव में को ज्यादा सिम्टम्स ही नहीं थे, और जिनको सिम्टम थे उनको सांस फूलना थोड़ा ज्यादा सिम्टम था और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा थी। डेथ में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं देखा गया, मोर्टेलिटी में, मृत्यु दर में कोई फर्क नहीं अभी तक देखा गया इन दोनों में। और ये ट्रेंड जो है ये पूरे कंट्री का डेटा है हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स का, तो इसमें जो ये सारे स्टेट्स में ही सिमिलर ट्रेंड देखा गया। मृत्यु दर पिछली बार जितनी ही है, ये बलराम भार्गव कह रहे थे। दूसरा बयान नीति आयोग के सदस्य जो सेहत से जुड़े विषयों को देखते हैं नीति आयोग के लिए, डॉक्टर वी.के. पॉल का। उन्होंने ये कहा कि ये सरफेस ट्रांसमिशन के बजाय एयरबॉर्न ट्रांसमिशन यानी हवा के जरिए होने वाला ट्रांसमिशन इस बार ज़्यादा है। उन्होंने ये कहा कि ये बहुत स्पष्ट है कि सरफेस ट्रांसमिशन के बजाय एयरबॉर्न ट्रांसमिशन इस बार ज़्यादा प्रिवेलेंट है, ज़्यादा हो रहा है। तो ये दो बड़ी बातें आ जाईं। और इसके अलावा ये हुआ कि दिल्ली में एक हफ्ते के कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। कर्फ्यू उसे क्यों ही कह रहे हैं, उसे लॉकडाउन क्यों नहीं कह रहे, ये सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछा जा सकता है। पर वो कुछ शर्तों, कुछ अपवादों के साथ है लॉकडाउन ही। आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल तक ये लॉकडाउन लगा रहेगा। हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान के साथ पैनिक बाइंग करने कितने लोग गए मालूम नहीं, लेकिन शराब की दुकानों पर लंबी कतारों ने बीता हुआ साल याद दिला दिया। दिल्ली के गीता कॉलोनी में एक महिला इस कतार में खड़ी मिली। उसकी बातों पर आप मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन वो सुनना इसलिए ज़रूरी है कि आपको अंदाज़ा मिलेगा कि हमारे यहाँ कोरोना पर कितने भ्रम दिमाग में जगह बना चुके हैं और सही कम्युनिकेशन का कितना अभाव है। हम लेने आए एक बोतल 2 कौए, इसलिए लेने आया कि ये अल्को, इसमें इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्को फायदा करेगी। ये जितनी दारू बिकेगी उतने बंदे सही रहेंगे जो शराबी है। ये दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होएगा। मेरे को 35 साल हो गया पीते हुए, मैंने आज तक कभी डोज नहीं ली दूसरी। ये लेती हूँ एक पैक रोज का, उसमें हमारी डोज चल रही है। दिल्ली में ये लॉकडाउन शायद कुछ मसले हल करे, जैसा केजरीवाल ने कहा कि हेल्थ सिस्टम पर बोझ शायद कम हो। पर इस लॉकडाउन का स्वरूप क्या होगा? दिल्ली से लगातार इस महामारी को कवर कर रहे हैं हमारे आज तक रेडियो के साथी कुमार कुणाल। कुमार, क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा दिल्ली में इस एक हफ्ते में? देखिए, सामान्य तौर पर अगर आप समझें तो जो भी जरूरी सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी। जरूरी सेवाओं का मतलब है जो आपके डेली नीड की दुकान है, यानी किराना की दुकान खुली रहेगी, आपको दूध मिलता रहेगा, आपकी जितनी भी सर्विस है जैसे कि आपको हॉस्पिटल जाना है वो मिलेगा, पानी, साफ सफाई, ये तमाम चीजें आपको मुहैया होंगी। इसके अलावा जो लोग सरकारी अधिकारी हैं या सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी आने जाने की छूट रहेगी, तो उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है। बंद ये रहेगा कि आप किसी भी जगह पे बाजार नहीं जा सकते हैं, मॉल्स नहीं जा सकते हैं। आप उसके साथ साथ आपके लिए तमाम चीजें जैसे सैलून है, इस तरीके की चीजें जो हैं वो बंद रहेंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इसमें है कि आप गैर जरूरी काम से सड़क पे भी नहीं निकल सकते हैं। आप जरूरी कामों में अगर आपको कोई फ्लाइट लेनी है या आपको कोई रेल यात्रा करनी है, बस यात्रा करनी है, तब आप घर से बाहर निकल सकते हैं। साथ ही साथ अगर शादी आपके घर में है तो 50 लोगों तक दी गई है अनुमति कि 50 लोगों को एक घर में शादी होगी तो उसके लिए पास जारी किए जाएंगे। तो इतनी तमाम चीजों की छूट है, लेकिन बाकी जो और गैर जरूरी काम है उनके लिए घर से निकलने पर पूरी तरह मनाही। लेकिन कुणाल, एक अपनी तरह की समस्याएं ये लॉकडाउन लेकर के भी आएगा। बहुत सारे पड़ोसी प्रदेशों से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से हर रोज लोग आवाजाही करते हैं दिल्ली में, उन पर क्या असर पड़ने वाला है इसका? देखिए, दिल्ली एनसीआर के जो कम्यूटर्स हैं उनको अगर वो जरूरी काम के लिए जा रहे हैं, मसलन अगर उनको जा करके किसी अस्पताल में एडमिशन लेना है या किसी डॉक्टर को दिखाना है या कहीं ट्रेन पकड़नी है या फिर हवाई जहाज पकड़ना है,
तो उसके लिए आपको कोई भी तरीके की बाध्यता नहीं है। उसके लिए आपके पास जो टिकट होंगे या आपके पास कोई प्रमाण होगा, उसके आधार पर आपको दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके साथ ही साथ अगर आप दिल्ली में काम करते हैं किसी सरकारी दफ्तर में और आप रहते हैं एनसीआर के किसी शहर में हैं, तो उसमें भी आपको छूट मिली रहेगी। इसी तरीके से पत्रकारों को, सफाई कर्मचारियों को, पुलिस कर्मियों को, इन तमाम लोगों को भी इस कर्फ्यू से या इस लॉकडाउन से छूट है। अगर आप एनसीआर के शहरों में भी रहते हैं तो भी आप दिल्ली जाकर के अपना काम पहले की तरह कर सकते हैं। और इसको लेकर बज़ कैसा है दिल्ली सरकार में और नीति नियंताओं में कि क्या 7 दिन काफ़ी होंगे, 7 दिन बाद उसको बढ़ाना भी पड़ सकता है? क्या लॉकडाउन एकदम बिल्कुल ज़रूरी हो गया है, उसके अलावा कोई चारा नहीं? बिल्कुल जरूरी हो गया, क्योंकि जितने भी विशेषज्ञ हैं उनका यही कहना है कि अगर चेन आपको तोड़नी है और अगर आपको एक ऐसी व्यवस्था लानी है जिसमें जो पॉजिटिविटी रेट है वो नीचे आए, क्योंकि अभी जो हालात चल रहे हैं उसमें संक्रमण दर लगभग 30% तक पहुंच गया है। यानी अगर 3 लोगों का टेस्ट होता है तो उसमें 1 आपको संक्रमित पाया जाता है। तो ऐसे में अगर जब तक चेन नहीं तोड़ेंगे तब तक संक्रमण कम नहीं होगा, बल्कि बढ़ता चला जाएगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, उसके और आगे तक चलता चला जाएगा। तो इसी तरीके से इसीलिए ये चेन तोड़नी बहुत जरूरी है और इसी उद्देश्य के साथ ये लॉकडाउन किया जा रहा है। हालांकि अभी फिलहाल 7 दिन का लॉकडाउन किया गया है, लेकिन जो एक्सपर्ट कहते हैं उनका यही कहना होता है कि इस तरीके के चेन को तोड़ने के लिए कम से कम 10 से 14 दिन का लॉकडाउन जरूरी होता है। तो अब ये देखना है कि किस तरीके से इसका असर होगा, और लॉकडाउन अवश्यंभावी था तभी इसे कम से कम 7 दिनों के लिए लगाया गया। ये थे दिल्ली से कुमार कुणाल। दिल्ली का हाल आपने सुना, वहाँ 1 हफ्ते का लॉकडाउन हो गया, पर जहाँ दिल्ली जैसे और दिल्ली से भी ख़राब हालात हैं वहाँ क्या क्या हो रहा है। हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है आज ही का कि एक दिन में जो केसेस आ रहे हैं उसके करीब 78.5%, 79% मान लीजिए 79%, सिर्फ 10 प्रदेशों से आ रहे हैं। इतनी हालत 10 प्रदेशों में ख़राब है और इन प्रदेशों में दिल्ली भी शामिल है। महाराष्ट्र में भी कर्फ्यू है, लेकिन बाकी के 8 प्रदेशों का क्या? हमारे देश में कोरोना से लड़ने की पॉलिसी अलग अलग राज्यों में इतनी अलग अलग है कि कहीं तो लॉकडाउन हो रहा है और कहीं हज़ारों की भीड़ जुट रही है या जुटाई जा रही है। हमारे आज तक रेडियो के साथी नितिन ठाकुर ने कोरोना से बदहाल 10 राज्यों के हालात को स्टडी किया। नितिन, सबसे बुरी हालत तो महाराष्ट्र की है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी सबसे बदहाल राज्य हैं टॉप 10 प्रदेशों में, वहाँ कैसे एहतियात रखे जा रहे हैं और कैसे एहतियात नहीं रखे जा रहे? कुलदीप, केंद्र ने तो इस बार अपने हाथ खींच लिए हैं और कहा है कि जिस राज्य को जैसी स्थिति लगे वो फैसले कर ले। तो अब मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए ये बताने के लिए कि किस राज्य ने क्या फैसले लिए हैं अपने हिसाब से। आप यहाँ ज़बरदस्त कॉन्ट्राडिक्शन पाएंगे। अब जैसा आप कह रहे थे कि महाराष्ट्र की सबसे बुरी हालत है, तो आपकी बात सही है। टॉप 10 राज्यों में महाराष्ट्र ही नंबर 1 था, वही नंबर 1 है। सबसे पहले वहीं का बताता हूँ। यहाँ पक्ष विपक्ष में खींचतान हो रही थी कि लॉकडाउन हो या नहीं हो, और फिर फाइनली उद्धव ठाकरे ने मिनी लॉकडाउन लगा दिया। मिनी ये इसलिए है क्योंकि 14 अप्रैल की रात 8 बजे से लागू है और 1 मई की सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। लेकिन दफ्तर, गैस सप्लाई सर्विसेज, ATM, पोस्टल सर्विस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब चालू रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट भी खुले रहेंगे, बस खाने की होम डिलीवरी होगी, आप बैठकर नहीं खा सकते वहाँ। 10वीं 12वीं के एग्जाम पोस्टपोन हैं। त्योहारों पर जमावड़ा भी नहीं होगा, ये भी साफ है। लेकिन राजनीतिक प्रचार की छूट है, बस 200 लोग रहेंगे, इसकी व्यवस्था कीजिए और अपना कार्यक्रम कर लीजिए। बाकी राज्यों में तो खैर ये लिमिट भी नहीं दिख रही है। मसलन यूपी, जिसका नंबर महाराष्ट्र के बाद ही आता है, और यहाँ करोड़ों वोटर हैं जो पंचायत चुनाव में वोटिंग करने घर से निकलेंगे। ये देखिए कुलदीप कि जिन टीचर्स की ड्यूटी इन चुनावों में लगी है वो अपनी जान जोखिम में डालना चाहते नहीं हैं, लेकिन आदेश साफ हैं कि अगर नहीं गए तो उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी। 30,000 केस यूपी में पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं, लेकिन योगी सरकार महाराष्ट्र की तरह के लॉकडाउन पर सहमत नहीं है। और हाँ, वीकेंड लॉकडाउन जैसे प्रयोग चल रहे हैं। अभी आज ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोविड से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित 5 शहर हैं, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर शहर और गोरखपुर, यहाँ 26 अप्रैल तक लॉकडाउन का आदेश दिया है। अब देखते हैं इसका अनुपालन कैसे होता है। हालांकि नाइट कर्फ्यू यहाँ पहले से चल रहा था। बच्चों को राहत है। यूपी बोर्ड की परीक्षा 20 मई तक टाल दी गई है, जैसे हर जगह हुआ ही है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम भी अभी होने नहीं है। इसके अलावा देखिए, तीसरे नंबर पर दिल्ली है, जिसकी अभी हमने बात करी ली। फिर आता है दक्षिण भारत से कर्नाटक का नंबर,
तीसरे नंबर के बाद मतलब चौथे पर है ये, और यहाँ 19,000 मामले निकले हैं पिछले 24 घंटे में। सीएम येदियुरप्पा भी यूपी सरकार की तरह लॉकडाउन के पक्षधर नहीं है और खुद उनको कोविड हो गया है, सीएम आदित्यनाथ की तरह ही। कुछ शहरों में ज़रूर कर्फ्यू है यहाँ, लेकिन बेंगलोर की हालत अब बर्दाश्त के बाहर है, तो कहा जा रहा है कि लॉकडाउन लगना ही है, लगाना ही पड़ेगा। और अभी फिलहाल जो है 7 जिलों में नाइट कर्फ्यू ज़रूर है, जैसे यूपी में लगता है। और छात्रों को लेकिन यहाँ राहत नहीं है बाकी प्रदेशों की तरह। कर्नाटक बोर्ड तो कह रहा है कि भाई हम शेड्यूल के मुताबिक एग्जाम कराएंगे। ये 4 राज्यों की बात हुई नितिन। दिल्ली की बात हम कर चुके। टॉप 10 के और बाकी राज्यों में क्या मीजर्स लिए गए हैं और कौन से इवेंट्स हुए हैं जहां भारी भीड़ पहुंची और बुलाई गई? कुलदीप, आपके सवाल में एक विडंबना छिपी हुई है, क्योंकि देखिए कि टॉप 10 के जो बाकी 6 राज्य हैं उनमें से 3 तो किसी न किसी तरह के चुनाव करा रहे हैं। बाकी बंगाल, असम, पुडुचेरी वगैरह इसमें नहीं है। लेकिन आशंका यही है कि इन सभी राज्यों में शायद आने वाले दिनों में कोरोना नंबर्स में उछाल आएगा और तब एक दुर्भाग्यपूर्ण कंपटीशन होगा कि कौन सा राज्य इस टॉप 10 की लिस्ट में जगह बनाता है। फिलहाल तो अभी के हालात बताता हूँ। 5वें नंबर पर केरल है इस लिस्ट में। अभी चुनाव जस्ट खत्म हुए हैं, खूब रैली हो रही थी यहाँ, जनसभाएं चल रही थी यहाँ, और केंद्र के जिन मंत्रियों पर कोरोना गाइडलाइंस बनाने और लागू करने की जिम्मेदारी है वो कोई खास परवाह कर नहीं रहे थे। मगर 7 तारीख को फाइनली चुनाव पूरा हो गया है, तो अभी आराम है। पर उसके बाद केस तो उछले ही हैं। केरल सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, लेकिन आप सुनिए ज़रा कि वो नियम कैसे हैं और आप खुद देखेंगे कि कितनी सख्ती है। एक दिन में करीब 18 केस आए हैं, लेकिन सिनेमा हॉल चलेंगे, 50% ऑक्यूपेंसी है। कोई भी समारोह कीजिए आप, लिमिट लगाइए 100 लोगों की। सरकार का इरादा तो ये भी था कि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम करा लें, मगर फिर गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने दखल दिया, स्थगित कराया गया। तो मतलब केरल सरकार तो कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स दिख रही है। फिर छत्तीसगढ़ है, 28 में से 21 ज़िले कोरोना कर्फ्यू झेल रहे हैं। बाकी 7 जिलों में भी छूट पूरी नहीं दी जा रही है। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस सिंहदेव, कह रहे हैं कि जैसी लापरवाही छत्तीसगढ़ में बरती जा रही है, ऐसी देश में भी एक बड़ी आबादी है वो बरत रही है। बात उनकी ठीक है, क्योंकि अभी 3 दिन पहले उनके यहाँ जांजगीर चांपा नाम की एक जगह है, ज़िला है बेसिकली, वहाँ एक शादी हुई, 135 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले एक ही शादी से। फिर छत्तीसगढ़ के बाद एमपी का नंबर है, 7वें नंबर पर है, 13,000 मामले 24 घंटों में आए। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, सब जगह कोरोना कर्फ्यू है 26 मार्च की सुबह तक। अब ये सख्ती है, लेकिन दमोह 13 दिन में 440 केस मिले हैं, बावजूद इसके रैली और सभाएं चल रही हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन के समर्थन में यहाँ रोड शो निकाल रहे थे। उपचुनाव होना है इस सीट पर। अब देख लीजिए, उपचुनाव के चक्कर में लोगों की जान से खूब खेल रहे हैं नेता। वैसे कुंभ में जो श्रद्धालु जुटे थे वो भी वापस आ रहे हैं मध्य प्रदेश। उनका टेस्ट कराना अलग तरह की चुनौती होगी राज्य के सामने। 8वें पर तमिलनाडु है, अभी चुनाव चल ही रहे थे तो इसके बारे में तो क्या ही कहूँ। 12वीं के एग्जाम यहाँ भी कैंसिल हैं, संडे को पूरा लॉकडाउन लगता है, कल से नाइट कर्फ्यू भी लगेगा। 9वें नंबर पर गुजरात है, बुरा हाल है, लेकिन लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा। 3 दिन में 15,000 लोग हैं जो गुजरात से अपने घरों की तरफ रवाना हुए हैं। अब सोच लीजिए कि अगर इनमें से किसी को कोरोना हुआ है तो वो कितनों को फैलाकर अपने घर तक पहुंचेगा। कुंभ से लोग यहाँ भी लौट रहे हैं, उनका भी टेस्ट किया जाना है, जैसे एमपी सरकार कराएगी। एग्जाम कैंसिल है जैसे सब जगह हैं। और 10वें नंबर पर राजस्थान है, 3 मई तक कर्फ्यू लगा हुआ है। गहलोत सरकार ने इसका नाम रखा है जन अनुशासन पखवाड़ा। अब ये जन अनुशासन पखवाड़ा सफल कितना होता है पता नहीं, लेकिन हाँ, वर्क प्लेस, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बाजार सब बंद हैं। राज्य में कोई यात्री आता है तो 72 घंटे पहले का RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट जो है वो दिखाइए। 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द है, पर यह सरकारी एहतियात है, नेताओं पर इसका कोई असर नहीं है। नागौर में डीडवाना नाम की एक जगह है, यहाँ विधायक चेतन डूडी ने एक कार्यक्रम रखा, खूब लोग पहुंचे और कोरोना गाइडलाइंस का जमकर उल्लंघन हुआ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा साहब वो जा रहे थे तो पत्रकारों ने पूछा कि नेता लोग ही कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे, तो बताइए इस पर क्या कहना है। वो नो कमेंट कहकर निकल गए। जब वो नो कमेंट कह रहे थे तो उन्होंने खुद भी मास्क नहीं पहन रखा था और कार्यकर्ताओं से घिरे हुए थे। तो ये तो स्थिति है। ये थे आज तक रेडियो के हमारे साथी नितिन ठाकुर। बीमारी कितनी फैल चुकी है इसका पता लगाने के कई तरीके हैं, जिनमें से एक है पॉजिटिविटी रेट, यानी जितने लोगों को टेस्ट किया है उनमें से कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। 100 लोगों का टेस्ट हुआ, 10 पॉजिटिव आए तो 10% का पॉजिटिविटी रेट है। जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है उतने ज़्यादा लोगों के इन्फेक्टेड होने के आशंकाएं हैं। अप्रैल का 2 हफ्तों का डेटा आ गया है और उसमें जो पॉजिटिविटी रेट निकल के आया है वो क्या कहता है। हमारी डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के साथी पत्रकार हैं पीयूष अग्रवाल, उन्होंने इसे स्टडी किया है। पीयूष,
राज्यों का पॉजिटिविटी रेट क्या है हमारे यहाँ और उसका मीनिंग क्या समझा जाए, मायने क्या हैं उसके आसान शब्दों में? जहाँ तक पॉजिटिविटी रेट का सवाल है, अगर आप आंकड़ों को कंसीडर करेंगे तो उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। जैसे अगर हम पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो 4 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में वीकली अगर हम एवरेज लें तो इंडिया का पॉजिटिविटी रेट 10.31% था, जो कि बढ़कर 14.35% हो गया है 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक। ये हुआ देश भर की बात। अगर हम राज्यों की बात करें तो मेरे सामने जैसे मैं देख सकता हूँ, सिर्फ महाराष्ट्र एक ऐसा बड़ा राज्य है जहाँ पे पॉजिटिविटी रेट में थोड़ी गिरावट आई है। अप्रैल 4 से 10 के बीच यहाँ पे पॉजिटिविटी रेट 26.04% था, जो कि घटकर 24.72% हो गया है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में ऑलमोस्ट 3.75 से 9.74 की बढ़ोतरी हो गई है। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ जैसे हम देख सकते हैं, वहां पे पहले हफ्ते में 22.47 था, जो अब बढ़कर 28.98% हो गया है। इसी तरह अगर हम राजधानी की बात करते हैं दिल्ली की, तो यहाँ पे 4 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच वीकली एवरेज जो पॉजिटिविटी का था वो था 6.76%, जो कि अब बढ़कर 16.49% हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, तकरीबन काफी राज्य हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। और पीयूष, इस बीच वैक्सीनेशन कैंपेन जो हमारे यहाँ चल रहा था, मुझे मालूम नहीं अभी किस स्थिति में वो क्या है, अभी क्या उसी रफ्तार से चल पा रहा है वो बाकी जगहों पे? डेटा क्या कहता है? देखिए, वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे अगर हम देखें, इसमें कुछ गिरावट आई है। जैसे हमने कोविन डैशबोर्ड से डेटा लिया, उसमें हमने देखा कि अप्रैल के 4 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच हर रोज ऑन एन एवरेज 32,25,119 टोटल डोजेस दी गई। और अगर हम उसके अगले हफ्ते की बात करें, यानी 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक, उस दौरान 27,15,440 डोज ऑन एन एवरेज डेली दी गई। तो हम इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें गिरावट आई है, जैसे हम अप्रैल के सेकेंड वीक में कंपेयर टू फर्स्ट वीक। ये थे इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के हमारे साथी पीयूष अग्रवाल। ऑक्सीजन के अलावा जिस एक चीज़ की कमी है और जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, वो है रेमडेसिविर का इंजेक्शन। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने आज इस पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी 26 लाख वायल हर महीने बनाए जा रहे हैं देश में, जिसे बढ़ाकर 40 लाख प्रति महीना किया जा रहा है, और आगे तैयारी ये है कि 76 लाख प्रति महीना वायल बनाए जा सकें। अभी ये हालात हैं कि ब्लैक में रेमडेसिविर का इंजेक्शन मिल रहा है 4 गुने दामों पर, 8 गुने दामों पर, 10 गुने दामों पर, और लोग खरीद भी रहे हैं क्योंकि ज़रूरत है। हालांकि WHO रेमडेसिविर के इस्तेमाल को बहुत भरोसेमंद तरीका नहीं मानता है। आज सरकार की ओर से 3 बड़े एक्सपर्ट, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, ICMR के प्रमुख बलराम भार्गव और नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने इसी मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नज़र रखी हमारी आज तक रेडियो की रिपोर्टर स्नेहा मोरदानी ने। स्नेहा, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि सरकारी हेल्थ एक्सपर्ट्स रेमडेसिविर को लेकर के क्या कह रहे हैं। आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना, उसका सार क्या था, क्रक्स क्या था उसका? डॉक्टर्स का ये कहना है कि रेमडेसिविर का इस्तेमाल कुछ ही हद तक किया जाए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी ये कहना है कि रेमडेसिविर मोर्टेलिटी या डेथ को रिड्यूस नहीं करेगी, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, बस ये सीवियर इन्फेक्शन को कुछ हद तक मैनेज कर सकते हैं। सरकार का भी ये कहना है कि ये कोई मैजिक बुलेट नहीं है, और कोरोना वायरस के लिए क्योर ढूंढने के लिए कई ऐसी सारी दवाइयां देखी गई हैं, लेकिन बहुत ही कम प्रोग्रेस हुआ है। लेकिन कोई क्योर या कोई ऐसी एक दवा कोरोना वायरस के लिए नहीं बनाई गई है अभी तक। तो ICMR का ये कहना है कि रेमडेसिविर कोई जादू नहीं है और धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, लेकिन विकल्प क्या है और कौन से ड्रग्स हैं जो कोरोना के इलाज में अभी इस्तेमाल किए जा रहे हैं रेमडेसिविर के अलावा? सरकार का एक ही एडवाइस है डॉक्टर्स के लिए, जो कि अभी कोरोना वायरस या कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। सरकार यह कहती है कि इस तरीके से इन दवाइयों को यूज़ किया जाए जबकि उनकी टाइमिंग सही हो। आप हर दवा को हर समय सारे पेशेंट्स को नहीं दे सकते हैं। आपको रेमडेसिविर कुछ ही पेशेंट्स को देना चाहिए। लोपिनाविर और टोसिलिजुमैब
भी कुछ ही पेशेंट्स को देना चाहिए और इसकी टाइमिंग बहुत ही ज़रूरी है। आप जब मन चाहे ये पेशेंट्स को मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। सरकार का देशवासियों को ये कहना है कि आप इन मेडिसिन्स के ना मिलने पर घबराएं नहीं और इनके ऑल्टरनेटिव्स इंस्टेड ढूंढें। आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि अगर रेमडेसिविर अवेलेबल नहीं है तो रेमडेसिविर के अलावा और कौन सा मेडिसिन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इस समय जो भी दवाइयाँ यूज़ हो रही हैं कोरोना वायरस को मैनेज करने के लिए, ये कोरोना वायरस की क्योर नहीं है। कोरोना वायरस को मैनेज करना और कुछ ही हद तक इस इन्फेक्शन को अंडर कंट्रोल लाना इन दवाइयों का काम है। ये सारी दवाइयाँ रीपर्पस की गई हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो इन्फ्लुएंजा में यूज़ होती है, जैसे टोसिलुजुमैब। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि एबोला इन्फेक्शन में यूज़ हुई हैं, जैसे कि रेमडेसिविर। ये सारी दवाइयाँ अभी कोरोना वायरस के लिए रीपर्पस ही की गई हैं। ये थी आज तक रेडियो रिपोर्टर स्नेहा मोरदानी। और अब दिन भर में आज से एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं उम्मीदों की कहानियों का। आसपास सिर्फ दुख और बेचैनी नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखें, बहुत सारी उम्मीद की कहानियां भी हैं जहां लोग निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और ये सचमुच घटी घटनाएं हैं। ये भरोसा जगाती हैं कि कोई भी महामारी इंसानियत के आगे अजेय नहीं है। इसीलिए हमने इसे नाम दिया है उम्मीदों के रोशनदान। उम्मीदों का रोशनदान। ये वक्त मुश्किल है, बहुत मुश्किल। टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया की हर खिड़की पर उदास आवाजें दस्तक दे रही हैं। किसी को अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल रहा तो किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की अर्जेंट ज़रूरत है तो किसी को किसी अपने के शव को अस्पताल से लाने के लिए एम्बुलेंस चाहिए। शहर की मध्यम पड़ती सांसें टूट रही हैं, लेकिन बेबसी के इसी अंधेरे में कुछ लोग रोशनदान की तरह उम्मीद की थोड़ी सी रोशनी का इंतजाम कर रहे हैं। ऐसी ही एक कहानी है लखनऊ की, जहां कल एक अस्पताल में कोरोना संक्रमित नीतू श्रीवास्तव की मौत हो गई। उनके पति आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच अब भी संघर्ष कर रहे हैं और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे घर में अकेले थे। अस्पताल की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि मृतका का शव ले जाइए, लेकिन कौन ले जाए? घर में कोई नहीं बचा था जो नीतू के शव को शमशान तक ले जाता। जिंदगी इतनी बेमुरव्वत हो जाएगी, किसने सोचा था? नीतू श्रीवास्तव के एक भतीजे मिंटू ने कोशिशें की, लेकिन एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं हो पाया। बात सोशल मीडिया पर आई और तब लखनऊ की ही रफत फातिमा जी और आफिया बानो ने नीतू श्रीवास्तव के शव को अस्पताल से लाने के लिए एम्बुलेंस के इंतजाम की कोशिशें शुरू की। उनका नीतू से रिश्ता तो सिर्फ इंसानियत का था, लेकिन इंसानियत का रिश्ता तमाम इंसानी रिश्तों से बड़ा होता है। सुनिए रफत फातिमा से पूरा वाकया। कल ऐसा हुआ जमशेद कि मेरे पास कानपुर से कॉल आई कि आप फातिमा जी बोल रही हैं। हमने कहा बताएं, हमें बहुत मदद की जरूरत है। ऐसी ऐसी बात हो गई, यहाँ पे उनकी डेथ हो गई है नीतू जी की, और उनको एम्बुलेंस की चाहिए, व्यवस्था चाहिए। तो हमने फिर जो है यहाँ पे जो क्रिमेशन डिपार्टमेंट में अधिकारी है उनसे बात करी, तो उन्होंने खैर हमसे पूरी तरीके से भरोसा दिलाया कि आपका काम होगा, और उन्होंने हॉस्पिटल में कांटेक्ट करके फिर हमें उन डॉक्टर का नंबर भी दिया कि आप ये अपने तौर पे मालूम कर लीजिए। तो हमने डॉक्टर से भी बात करी। तो सबसे ज्यादा जरूरी इस टाइम ये है कि हम लोग सब इंसानियत के लिए ही खड़े हुए हैं, और हमारा लखनऊ इस टाइम जिस तरीके से परेशानी की हालत में है, उस वक्त ऐसे अधिकारी भी हैं जो इस बहुत देखा जाए बहुत बुरे हालात हैं, जिनके घर के लोग मर रहे हैं, जिसके मरीज हैं इस टाइम आईसीयू में जाहिर है, उनके तो बहुत बुरा मुश्किल वक्त है। तो हम सबको ये है कि एक साथ खड़े होना चाहिए। फिर जब हमने डॉक्टर से बात करी तो उसने फौरन रिस्पॉन्स किया, और साथ ही जो है उसने जो है एम्बुलेंस की फौरन जो है उन लोगों को मदद पहुंचाई। फिर हमने फिर परिवार के लोगों से बात करी। हमने कहा भैया क्या हुआ? तो बोले कि जो है मैम हो गया, हम लोग बॉडी लेके जा रहे हैं। तो इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरी देखिए कि सब चीजें भूल कर एकदम हम एक दूसरे से जो है कंधे से कंधा मिला के खड़े होना सब इस वक्त बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर इस वक्त ऐसे तमाम ग्रुप्स हैं जिनमें लोग एक दूसरे को जानकारियां देकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आफिया बानो ने नीतू की खबर को रिफत फातिमा तक पहुंचाया। आज तक रेडियो से बात करते हुए उन्होंने इन सोशल मीडिया ग्रुप्स के बारे में कहा कि इनमें जुड़े लोग शानदार काम कर रहे हैं।
जी, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल भी पैनिक ना हो। लोग अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं, मदद कर रहे हैं, वेरीफाइड नंबर्स को शेयर कर रहे हैं और बिल्कुल भी मतलब अपनी सारी जो उनकी जो प्रिविलेजेस हैं उनको साइड करके वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये नंबर भी एक्चुअली हम लोग को 1-2 दिन पहले ही इसके बारे में रफत मैम से मिल गया था, तो हमारे लिए बहुत इजी हुआ था मतलब इस पूरे टास्क को कैरी ओवर करना। और रफत मैम तो खैर उन्होंने तो पूरा किया ही था, हम तो बस जरिया थे, मेन तो जो था वो उन्होंने ही किया। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप जो भी नंबर शेयर कर रहे हैं उनको वेरीफाई जरूर कर लीजिए। प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो हमें थोड़ा लोगों को फ्री ऑफ भी करना चाहिए उस चीज़ से और आगे बढ़ते रहना चाहिए जब तक ये पैंडेमिक पूरा नहीं हो जाता। उन सोर्सेज को और दूसरी जगह लगाना चाहिए। फैज अहमद फैज का एक शेर है कि दिल नाउम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, दिल नाउम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। इस मुश्किल वक्त में हम सब अगर एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहें तो ये गम की शाम बहुत जल्द बीत जाएगी। अगर आपके पास भी है ऐसी कोई कहानी जिसमें कोरोना आपदा में किसी ने आपकी मदद की हो या आपके किसी जानने वाले की मदद की हो और आप वो कहानी हम तक पहुंचाना चाहते हो तो मेल कीजिए radio@aajtak.com पर। तो आज तक रेडियो पर हर रोज दिन भर में आप उम्मीदों के रोशनदान से आने वाली ये कहानियां सुनेंगे जहां लोग एक दूसरे की ओर मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। और अगर आपको भी किसी तरह की मदद की ज़रूरत है अपने लिए, अपने किसी परिचित के लिए, तो आप ट्वीट कर सकते हैं इंडिया टुडे पर। इंडिया टुडे को मेंशन करते हुए आप अपनी परेशानी, ज़रूरत बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप तक मदद पहुंचाएं, मदद करने वालों को आप तक पहुंचाएं। दिन भर में आज इतना ही। कल सुबह आज का दिन लेकर के आएंगे तो सुबह फिर मुलाकात होगी। और दिन भर में हर रोज़ उम्मीदों के रोशनदान के जरिए आने वाली कहानियाँ ज़रूर सुनिएगा। उसी से भरोसा बना रहेगा, एक दूसरे का साथ रहेगा तो भरोसा बना रहेगा। इस शो की मिक्सिंग की थी कपिल देव सिंह ने। कुलदीप मिश्र के साथ थे आप। नमस्कार।